लास्ट में छत्रपति संभाजी महाराज कैद में होकर भी जीत गए और औरंगजेब उन्हें टॉर्चर करके भी हार गया। वही भी मूवी के कलर थीम को लेकर भी एक कमाल की डिटेल मेकर्स ने छावा मूवी में ऐड की है। पर शॉकिंग बात पता है क्या है? अक्षय खन्ना जिन्होंने एज ए औरंगजेब ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है, वो औरंगजेब के लिए मेकर्स की पहली चॉइस नहीं थे। वही भी छावा मूवी में शिवाजी महाराज का एक पॉपुलर हथियार संभाजी महाराज के हाथों में देखने को मिलता है, जिसके जरिए शिवाजी महाराज ने अपने एक बड़े या फिर यूं कह लो कि सबसे ताकतवर दुश्मन को मार गिराया था। और ये तो बस ट्रेलर है उन डिटेल्स और फैक्ट्स का जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज जो 14 हिडन डिटेल्स और फैक्ट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारा छावा मूवी को देखने का मजा डबल कर देंगी। डिटेल नंबर 1, कवि कलश इस सीन में बोलती है कि वो मुगलों के एम्पायर से आने की वजह से उनके साथ कोई भोजन नहीं करेगा, लेकिन उसके अगले ही सीन में शंभू राजे के साथ वो खाना खाते दिखते हैं, वो भी उनकी फैमिली में, जिससे ये दिखता है कि शंभू राजे उन पे कितना भरोसा करते थे। वही भी शंभू राजे के लिए कवि कलश कितने खास थे ये इस बात से भी पता चलता है कि संभाजी राजे उन्हें चांदू गामत्य नाम से बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है कवियों का शिखर, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट पोएट। वैसे संदेह की बात अभी बाकी है, आगे भी खंबीर मामा अकबर के बेटे से मिलते वक्त कवि कलश पे संदेह करती है, मतलब शंभू राजे को छोड़ के उन पे कोई भरोसा नहीं करता था। इसलिए वो लास्ट में अपने आप को साबित करने के लिए भागने की जगह लड़ना चुनते हैं, जबकि राजे ने साफ साफ उन्हें जाने को बोला था। डिटेल नंबर 2, शंभू राजे के सपने में शिवाजी महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी ताकत इतनी विशाल है कि शत्रु तुम्हारे सामने आएगा ही नहीं, हमेशा पीछे से ही वार करेगा। और आखिर में यही होता है, उनके अपने ही साले उन्हें धोखा दे देते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। नंबर 3, मराठा साम्राज्य को दक्कन क्यों कहा जाता है? मूवी में बहुत बार दक्कन वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए जिनको नहीं पता उनको बता दो कि दरअसल मराठा एम्पायर को दक्कन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एम्पायर मेनली दक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन पठार में लोकेटेड था। दक्कन का मतलब है दक्षिण यानी साउथ इंडिया, जहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स आते हैं। एंड द वर्ड दक्कन कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दक्षिणा व्हिच मींस साउथ। वैसे संभाजी महाराज को मुगल सेना से लड़ते हुए 5 एलिमेंट्स का सहारा लेते हुए दिखाया गया है, पानी, हवा, धरती, आग और आसमान भी। बेसिकली क्या है कि जिस इलाके की जो ताकत है उसी का यूज वो वॉर में करते हैं, लेकिन वो हर सीन में किसी हिंदू गॉड को भी रिप्रेजेंट करते दिखते हैं, जैसे कि वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। और इस जंगल वाले सीन में देखो उनका गेटअप महादेव से ही इंस्पायरिंग था, हाथ में त्रिशूल भी थी। और इधर इस सीन में वो हनुमान जी के गदा के साथ उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अगले सीन में धनुष के साथ श्री राम को। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हर बार एक नए गेटअप में आना सिर्फ सिंबोलिज्म दिखाने के लिए मेकर्स ने ली क्रिएटिव लिबर्टी नहीं थी, बल्कि इसका एक रीजन भी था, जिसको हम अपनी अगली डिटेल गोरिल्ला वॉरफेयर में जानने वाले हैं। तो व्हाट इज अ गोरिल्ला वॉरफेयर और इसे किसने बनाया? सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर गोरिल्ला वॉरफेयर नहीं होता तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी जीरो से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों, ये तुम्हें आगे पता चलेगा जब तुम्हें इसे जानोगे। तो गोरिल्ला वॉरफेयर, जिसे कि जेमिनी काविक भी कहते हैं, आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। खैर, तो ये एक ऐसी वॉरफेयर स्ट्रेटजी है जिसमें छोटे ग्रुप्स जो अक्सर लोकल लोग या फिर बागी होते हैं, हिट एंड रन अटैक्स, घात लगाकर हमले, तोड़फोड़ और हरासिंग अटैक्स का यूज करते हैं, ताकि वो बड़ी वेल इक्विपमेंट रेगुलर आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सके। इस तरह के वॉरफेयर में फाइटर्स अपने लोकल इलाकों का मैक्सिमम फायदा उठाते हैं, जहाँ पे उन्हें अपने एरिया की अच्छी समझ होती है, और वो जल्दी से अटैक करके फिर से वैनिश हो जाते हैं, जिससे उनके एनिमीज के लिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप समझे मैंने ऐसा क्यों कहा कि गोरिल्ला वॉरफेयर के बिना मराठा एम्पायर बनना मुश्किल था। सच में यार, शिवाजी महाराज जैसे चालाक वॉरियर इस दुनिया में बहुत ही कम पैदा हुए हैं। उन्होंने अपनी ही कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। एक तरफ जहाँ उनके दुश्मनों के पास विशाल ट्रेंड आर्मी थी, तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के पास बस कुछ मावड़े। इसलिए उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया। उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर में अपने माउंटेन्स, घाटियां और
घने जंगलों के हिसाब से ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जिसके सामने दुश्मन टिक ही नहीं पाए। और इसीलिए अगर तुम शिवाजी महाराज की ज्यादातर लड़ाइयों के बारे में पढ़ोगे तो ताकत से ज्यादा उन्होंने दिमाग का यूज किया है। और इसी वॉर स्ट्रेटजी का यूज मूवी में हमें संभाजी महाराज भी करते हुए दिखते हैं, जहाँ 8 लाख की सेना होकर भी कई सालों तक औरंग उन्हें देख भी नहीं पाता। हराना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन हाँ, गोरिल्ला वॉरफेयर किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है। इतिहास बताता है कि दुनिया भर में कई योद्धाओं ने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से इसका यूज किया है। द आर्ट ऑफ वॉर में 6ठी सदी के सुन टीजू ने अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स, सरप्राइज अटैक्स और एनिमी को साइकोलॉजिकली वीक करने के आइडियाज दिए थे, जो आज के गोरिल्ला वॉरफेयर के प्रिंसिपल से मिलते जुलते हैं। उनके बाद रोमन जनरल क्विंटस फेबियस मैक्सिमस, स्पेनिश गोरिल्लीज, चे गोरा, इन जैसे कई वॉरियर ने अपने समय में अलग अलग तरीकों से इसका यूज किया है। और हाँ, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो ऊपर स्क्रीन पर नाम देख के समझ लेना। खैर, इन सब की वजह से ही गोरिल्ला वॉरफेयर आज तक इवॉल्व होती आई है और ये इतनी इफेक्टिव है कि आज की आर्मी भी इसका यूज करती हुई नजर आती है। नंबर 6, दुनिया भर की जो ग्रेट डीप मीनिंग फिल्में होती है ना, अगर तुम उन्हें ध्यान से देखोगे तो उनमें कलर्स को लेकर काफी अच्छे से खेला जाता है और इस फिल्म में भी यही हुआ है। दरअसल मेकर्स ने मराठों को दर्शाने के लिए केसरिया और लाल जैसे वार्म कलर का प्रयोग किया है, वहीं पर मुगलों को दर्शाने के लिए नीले और हरे जैसे ठंडे रंगों का प्रयोग किया गया है, जिससे दोनों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है। और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों साम्राज्यों के सिंबॉलिक कलर्स भी यही थे, तो इनको इस तरह से दिखाना मेरे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक था। नंबर 7, नॉर्मली कास्टिंग के वक्त पहले लुक टेस्ट किया जाता है, पर विकी कौशल को बिना किसी लुक टेस्ट के ही कास्ट कर लिया गया था। अब ये चीज या तो बड़े स्टार के साथ होती है या फिर तब जब आपको यकीन हो कि ये रोल कोई और आपने जो एक्टर सिलेक्ट किया है उससे बेहतर कर ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ डायरेक्टर को विकी कौशल की कास्टिंग पे इतना भरोसा था, वही दूसरी तरफ उन्होंने औरंगजेब के लिए पहले अनिल कपूर को अप्रोच किया था और बाद में अक्षय खन्ना को कास्ट किया गया। थैंक गॉड ऐसा हुआ। वैसे क्या तुमने इस हथियार को पहचाना? ये वाघ नखे है जिसका यूज शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने के लिए किया था। अब मैंने शिवाजी महाराज को दुनिया के सबसे चालाक वॉरियर में से एक क्यों बोला है, इसका अंदाजा तुम्हें इस फाइट से भी लग जाएगा, जहाँ पर अफजल खान जैसा पावरफुल इंसान जो लोगों को सिर्फ बाहों में लेके मार देता था, उसे महाराज ने अपने दिमाग से हराया था और वाघ नखों ने उसमें मेजर रोल प्ले किया था। अच्छा, म्यूजिक को लेकर सभी की बहुत शिकायतें देखने को मिली है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म की बस 2 कमजोरियां थी, एक रश्मिका मंदाना का साउथ एक्सेंट और दूसरा AR रहमान का हॉलीवुड वाला म्यूजिक। और देखो, ये शिकायतें काफी हद तक सही भी है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि कई जगह पर म्यूजिक सही से वर्क करता है। जैसे कि औरंगजेब को जो BGM दिया है वो बहुत खतरनाक था और औरंगजेब के कैरेक्टर पे बिल्कुल सूट कर रहा था। मतलब कि वो म्यूजिक सुन के पता नहीं मुझे एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वो भी शंभू राजे को जो फाइट सीन के लिए म्यूजिक दिया गया था उसका भी कोई जवाब नहीं था। रततता रततैरेरे ऐसा ही कुछ था ना। उसको सुनने के बाद मेरे खून में अलग सा उबाल आ जाता था। वही पर म्यूजिक का एक अच्छा यूज क्लाइमैक्स से ठीक पहले इस सीन में भी हुआ है, जब भीड़ के अंदर शंभू राजा और उनके मावड़े फंसे होते हैं, तब वहाँ पे बैकग्राउंड में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आती है और ये आवाज तब तक रहती है जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाते। एंड दैट इज ऑसम, क्योंकि ये सांसों वाला म्यूजिक उस सिचुएशन की गंभीरता को दिखाने में काम आया था। और अगर म्यूजिक में गलती की बात करूँ तो जहाँ जहाँ म्यूजिक में रैप ऐड करने की कोशिश हुई है वहाँ पे AR रहमान ने हक दिया। बाकी कई फाइट सीन में, स्पेशली मराठा के फाइट सीन में ऐसे म्यूजिक डाले गए हैं जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसी हॉलीवुड फिल्मों की याद दिला देती है। आई नो इसे AR रहमान ने लार्जर दैन लाइफ सिचुएशन दिखाने के लिए डाला गया था, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि उन कैरेक्टर्स से वो मैच ही नहीं करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर कुछ ग्राउंड लेवल का बनाना चाहिए था, जो कि हमें तानाजी जैसी फील देता, या फिर हम उस म्यूजिक से अच्छे से कनेक्ट कर पाते। वैसे लास्ट में दिखाया गया है कि जितना दर्द संभाजी महाराज को होता है उतना ही दर्द उनकी पत्नी यसुबाई को महसूस होता है। अब इस सीन के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग डिटेल छुपी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे जगदम्ब कहने वाली ये बात यहाँ पे 2 चीजों की क्लैरिटी देती है। पहले तो शंभू राजे के जगदम्ब बोलने के बाद उनकी पत्नी का जगदम्ब बोलना ये दिखाता है कि जितना दर्द शंभू राजे को हो रहा है सेम उतना ही उनकी पत्नी भी महसूस कर रही है। लेकिन ये जगदम्ब बोलना एक और बार काम आता है लास्ट
में, जहाँ संभाजी महाराज की जुबान खींच ली जाती है और तब वो कुछ बोलती है, जिसके ठीक बाद उनकी पत्नी यसुबाई जगदम्ब बोलती है, जिससे ऑडियंस को ये पता चल जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने एक बार फिर से जगदम्ब बोला है। लेकिन मेकर्स ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये चीज मूवी के सबसे बड़े और इमोशनल सीन को खराब करने के लिए काफी है, क्योंकि किसी के लिए भी ये पचाना बहुत ही मुश्किल काम है कि इतने दूर बैठी उनकी पत्नी यसुबाई अपने पति का दर्द महसूस कैसे कर पा रही है। और इसलिए अगर ये सीन खराब हो जाता तो छावा उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती, क्योंकि छावा की इतने अच्छे बनने का कारण क्लाइमैक्स की वो सीन ही है जहाँ पर संभाजी महाराज को ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा है। और इसलिए उन्होंने ऑडियंस की सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज पहले से ही एक सीन के जरिए फिट करने का सोचा। वो सीन ये है जहाँ पर यसुबाई महाराज के कुछ बोलने से पहले ही उनका सवाल और उस सवाल का जवाब दोनों दे देती है। वही वह छत्रपति शिवाजी महाराज का मुकुट और जूते सिंहासन के बाजू में लगवाती है। अब इस चीज के बारे में सिर्फ शंभू राजे ने ही सोचा था, तो इन चीजों को करने के बाद यसुबाई कहती है कि वो उनके दिल में रहती है, यानी कि वो दोनों दो जिसमें एक जान है, ये पहले ही ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में फिट किया गया था, जिसकी वजह से वो इस सीन से कनेक्ट कर पाए और उन्हें इलॉजिकल फील नहीं हुआ। क्योंकि जब औरंगजेब और शंभू राजे पहली बार मिलते हैं, जो कि मेरा फेवरेट सीन है, तब औरंगजेब ये कहता है कि कुछ नहीं बदला है, कैद और शहंशाह के सामने होकर भी तुम्हारी आंखों में वही गुरूर है जो कि बचपन में था। और इस सीन के रेफरेंस के लिए हमें मूवी की शुरुआत में ही शंभू राजे के बचपन का एक सीन दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो गई कि इस डायलॉग के वक्त उन लोगों के सर से पानी चला गया होगा जो शिवाजी महाराज का इतिहास अच्छे से नहीं जानते, पर टेंशन मत लो, मैं हूं ना। दरअसल 1966 में मराठा के बढ़ते साम्राज्य को देखकर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को संधि के नाम पे बुला के धोखे से उन्हें कैद कर लिया था। लेकिन वो वहाँ से भी छूट गए, यानी कि औरंगजेब को चकमा देकर आ गए। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो इन सब में उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था, वही थे शंभू राजे। और ये सीन उसी समय का है जब औरंगजेब के कैद से छूटने के लिए शिवाजी महाराज बीमार होने का नाटक कर रहे थे और इसीलिए उनकी जगह पे शंभू राजे को उनके सामने पेश किया गया था। इसीलिए वो आखिर में बोलता है कि कुछ नहीं बदला। अब ये महाराजा को बचपन के सपने आने वाले शॉट्स भी उसी से रिलेटेड है। और अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उससे तुम्हें पता चलेगा कि इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखने में कितनी मेहनत की है। शंभू राजे को वो सपने इसीलिए आते हैं क्योंकि बचपन में जब शिवाजी महाराज चालाकी से उनके साथ औरंगजेब की कैद से छूट गए, तब औरंगजेब ने गुस्से में आके ये आदेश दिया था कि कोई भी बाप बेटा किसी भी भेष में दिखाई दे तो उन्हें फौरन कैद कर लिया जाए। और इसलिए शिवाजी महाराज को शंभू राजे को अपने से अलग करना पड़ा था और उनके मौत का ढोंग भी रचाना पड़ा था। और इसलिए बचपन में बिना माँ बाप के अकेले छुपते हुए जिस जिस भयानक जगह से वो गुजरे, उन्हीं के सपने उन्हें आते हैं। और हर बच्चे की तरह वो भी मुसीबत में अपनी माँ को पुकारते हैं, लेकिन उन्हें आवाज सुनाई देती है उनके पिता की, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं था। अब ये सपने आने का कारण था वो बचपन का ट्रॉमा जो आज भी उनके साथ है, जिसका कारण था औरंगजेब। मतलब तुम समझ रहे हो, भले ही संभाजी महाराज के और भी दुश्मन थे, लेकिन मूवी सारी कड़ियों को बिखरा छोड़ देती है ताकि ऑडियंस उसे जोड़ के ये समझ सके कि औरंगजेब ही उनका मेन विलन है, जैसे कि थैनोस एवेंजर्स का था। क्या तुम्हें पता है कि विक्की ने तलवारबाजी, लाठी, भाला युद्ध और घोड़सवारी का 6-7 महीने तक गहन प्रशिक्षण लिया था। संभाजी महाराज के कैरेक्टर में मेथड एक्टिंग करने के लिए उन्होंने करीब 25 किलो वजन भी बढ़ाया था और इसी वजह से हमें उनकी बॉडी इतनी ऑथेंटिक फील होती है। ऐसे लगता है कि स्क्रीन पर हम विक्की कौशल को नहीं बल्कि सीधे शंभू राजे को ही देख रहे हैं। और तुम्हें सुन के यकीन नहीं होगा, पर विक्की कौशल और अक्षय खन्ना को सेट पर ज्यादा मिलने नहीं दिया जाता था ताकि ऑन स्क्रीन जो उनकी दुश्मनी है वो ऑथेंटिक रहे। मतलब कि अगर वो ज्यादा घुल मिल जाएंगे तो उनकी जो एक्टिंग है वो रियल नहीं लगेगी, क्योंकि वो दिल से नहीं आएगा। और सिर्फ इसीलिए मूवी इतनी अच्छी और रियल बनी। यार कोई अक्षय कुमार को इस फिल्म को दिखाओ और उनके पीछे जो एफर्ट लगे हैं उनको भी बताओ, और शायद ये सुनने के बाद उनकी अपनी फिल्मों की हिट और फ्लॉप को लेकर नजरिया बदल जाएगा। मुझे क्यों तोड़ा? तो अब फाइनली आते हैं शुरुआत के सवाल पे कि आखिर में कौन जीता, औरंगजेब या फिर शंभू राजे, और क्या शंभू राजे जीत सकते थे? तो उसका जवाब है यस। अगर उन्हें धोखा नहीं मिलता तो वो जीत जाते, क्योंकि मूवी दिखाती है कि वो सीधा औरंगजेब पे आखिरी वार करने जा रहे थे। और अगर ऐसा होता तो उन्हें इतिहास मुगल एम्पायर को जड़ से उखाड़ने के लिए और हिंदी स्वराज्य को स्थापन करने के लिए जानता। लेकिन हमारा पहला सवाल अब भी वही है कि कैसे वो हार कर भी जीत गए।
देखो औरंगजेब ने कसम खाई थी कि वो उनकी चीखें सुन के ही ताज को अपने सर वापस पहनेगा, जो कि कभी हुआ ही नहीं। और जैसा कि मैंने तुम्हें रिव्यू में बताया था कि वो इस लेवल पे अगर तकलीफ सह सकती है और इतने लोगों को मार सकती है तो वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। तुम्हें वो शब्द तो याद होंगे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये उनके शब्द उन्हीं के लिए है। शंभू राजा ने कभी दिल से हार ही नहीं मानी, इसलिए औरंगजेब कभी जीत ही नहीं पाया। और अगर तुम मूवी ध्यान से देखोगे तो नोटिस होगा कि औरंगजेब जीत के भी हार गया, ये दिखाने के लिए ही मूवी बार बार उसके टेबल पे पड़े ताज पे फोकस करती है, जिसे टेक्निकली संभाजी महाराज ने उसे पहनने ही नहीं दिया। और उसके बाद इधर येसुबाई ने भी उनके भाई रामराजे को अगला छत्रपति बना दिया, यानी कि औरंगजेब दोनों तरफ से हार गया। ना वो शंभू राजे की चीखें सुन के अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाया और ना ही मराठा एम्पायर पे कब्जा करके उन्हें हरा पाया।